नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका DRR बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी के पेपर मैमेलियन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के बारे में। देखिए, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है, बीकानेर यूनिवर्सिटी में ये पेपर आपका BSc पार्ट सेकंड का जूलॉजी का सेकंड पेपर है। हो सकता है अन्य यूनिवर्सिटीज़ के जो विद्यार्थी हैं उनके ये पेपर किसी और सेशन में लागू होता हो, तो वो विद्यार्थी अपने हिसाब से अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस पेपर का यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ MP बिहार यूपी के विद्यार्थी जो जुड़े हुए हो सकता है उनके वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जूलॉजी का पार्ट हो, या BSc B.Ed वाले जो विद्यार्थी हैं उनके किसी अलग सेशन का पेपर हो, लेकिन आपको अपने टॉपिक को ध्यान में रखकर उसी के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन करना है। देखिए, आज हम इस पेपर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, तमाम क्वेश्चंस पर सॉल्यूशन के साथ प्रयत्न ये रहेगा कि अब तक अगर किसी विद्यार्थी ने इस पेपर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से वो दो से तीन बार सुनने के पश्चात इस पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पेपर को 5 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है और पांचों यूनिट आपके मैंने अलग अलग इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 500 यूनिट्स के, वो उनको अलग अलग से डिफाइन करने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहली यूनिट अपनी है, इसका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है कि लार में कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट होता है। लार में कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम पाया जाता है, प्रतिजीवाणविक एंजाइम पाया जाता है। तो इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। अगर पाचक घटक के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर सभी का आंसर लारिया एमाइलेज की तरफ जाएगा। वो थोड़ा अपने क्वेश्चन के अंदर ध्यान कर लेना। फिर लार के कार्य और संगठन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कार्य अपने सभी जानते हैं कि सबसे पहला कार्य तो सामने ही दे रखा है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हानिकारक जीवाणुओं को लार समाप्त करने में सहायक है। स्टार्च का पाचन करने में ये सहायक होती है। मुख के अंदर भोजन को बोल्स के रूप में बदलने में सहायक होती है और ठोस भाग को अर्ध तरल भाग में बदलने में सहायक होती है, जिसके कारण ये भोजन आगे की तरफ आसानी से गति कर पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ लार के अंदर स्टार्च का पाचन करने की क्षमता भी पाई जाती है। तो ये लार के प्रमुख अपने महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे। भोजन को तरल रस के साथ मिलाने का कार्य जीभ करती है और लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित लार इस क्रिया में सहायक होती है। अगला अपना क्वेश्चन है, पीत वर्णक क्या है और पीत रस का संगठन आपको बताना है। तो देखिए, सीधी सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले तो पीत वर्णक है क्या? RBC का जब विघटन होता है तो दो प्रकार की कणिकाएं बनती है। कौन कौन सी? एक बनती है बिलिरुबिन और दूसरी बनती है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, इन दोनों कणिकाओं को अपने पीत वर्णक के नाम से जानते हैं। निर्माण कैसे होता है? RBC के विघटन के कारण। तो अपन सिंपल सी ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के टूटने से बनी बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन कणिकाओं को पीत वर्णक के नाम से जानते हैं। फिर पीत रस का संगठन आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन से कार्बनिक घटक होते हैं, कौन से अकार्बनिक घटक होते हैं, कौन से लवण पाए जाते हैं, जल की मात्रा कितनी होती है। ये संपूर्ण संगठन आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अपना है, आमाशयी कोशिकाएं कौन सी होती है तथा इनके स्राव आपको बताने हैं कि आमाशय के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इन कोशिकाओं के द्वारा आमाशय में कौन कौन से घटकों का श्रवण किया जाता है। तो देखिए, यहाँ आमाशय में सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी जो ग्रंथियां होती है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑक्जेंटिक सेल की। ऑक्जेंटिक सेल, और कई बार इनका सीधा पूछ लेता है क्या स्रावित करती है, तो इसके द्वारा HCl का श्रवण किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा HCl का श्रवण किया जाता है। और अगली जो कोशिकाएं अपनी वो है चीफ कोशिका या मुख्य कोशिका, जिसके द्वारा पेप्सिन का श्रवण किया जाता है। चीफ सेल, और ये पेप्सिन स्रावित करती है।
ठीक है, पेप्सिन का स्रवण इसके द्वारा किया जाता है। अगली जो कोशिकाएं होती है आमाशय के अंदर वो होती है अपनी जाइमोजन ग्रंथि। तो जाइमोजन ग्रंथि जो पाई जाती है इसके द्वारा पेप्सिन का स्रवण किया जाता है, रेनिन का स्रवण किया जाता है और जठरीय लाइपेज का स्रवण किया जाता है। जठरीय लाइपेज का स्रवण किया जाता है। तो ये आमाशय के प्रमुख स्राव हो गए, पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज, कुछ मात्रा में श्लेष्मा का स्रवण किया जाता है और HCl का स्रवण आमाशय के अंदर मुख्य रूप से होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा HCl का स्रवण होता है, जाइमोजन ग्रंथि के द्वारा पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज का स्रवण होता है, पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा जिसे हम चीफ या मुख्य कोशिका के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा पेप्सिन का स्रवण किया जाता है। और रेनिन ध्यान रखना बच्चों के अंदर स्रावित होता है, केवल बच्चों के अंदर ये दूध को अर्ध ठोस अवस्था में दही के समान अवस्था में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसके पश्चात है ग्लोमेरुलर निस्यंद क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है। या कई बार ये क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार से भी देता है कि GFR क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो ध्यान रखना जो नेफ्रॉन इकाई होती है, इस नेफ्रॉन इकाई के अगर भाग पर पाया जाता है बोमन संपुट, और इस प्रकार से ये जो बोमन संपुट पाया जाता है, इस बोमन संपुट के अंदर यहां से अभिवाही धमनिका के द्वारा रक्त लाया जाता है और अपवाही धमनिका के द्वारा बाहर भेजा जाता है। तो इस भाग के अंदर दाब बढ़ने के कारण यहां से इस रक्त से कुछ पदार्थों को इस नलिका के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। ये जो स्राव है इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम ग्लोमेरुलर निस्यंद के नाम से जानते हैं। अर्थात ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त के छनने के पश्चात प्राप्त स्राव को ग्लोमेरुलर निस्यंद के नाम से जानते हैं। आवश्यक एमिनो एसिड कौन सी है, ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता और इन्हें भोजन के साथ ग्रहण करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है, इन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। सूत्र आपको याद रखना है, सभी को पता होगा, टीवी मीलपात, टीवी मीलपात ये आवश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इनमें से आर्जिनिन और हिस्टिडीन आपका अर्ध अनिवार्य एमिनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है यूरियोटेलिक व यूरिकोटेलिक जीवों के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो देखिए यूरियोटेलिक जीवों के अंतर्गत आपका एक तो मनुष्य आ जाएगा, एक केंचुआ आ जाएगा, अर्थात मरुस्थलीय जो स्तनधारी जीव होते हैं वो यूरियोटेलिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मनुष्य के साथ साथ जो मरुस्थलीय स्तनधारी जीव है वो यूरियोटेलिक की श्रेणी में आते हैं। यूरिकोटेलिक की बात करें तो ऐसे जीव जिनके अंदर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है उन्हें हम यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल यहाँ सिंपली आपसे पूछा है, सरीसृप, पक्षी और कीट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रेप्टाइल, एवीज और इंसेक्टा, तो ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए अमोनोटेलिक की श्रेणी में कौन से आते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, पोरीफेरा और मोलस्का के सदस्य हो जाएंगे। और एमिनोटेलिक पूछ ले तो यूनिया और घोंगा हो जाएगा। ठीक है, एमिनोटेलिक एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूनियो तथा घोंगा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये उत्सर्जित पदार्थों की प्रकृति के आधार पर जीवों के प्रकार होते हैं। ठीक है, बात करें यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, सारे जानते हैं यकृत में यूरिया का निर्माण होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं क्योंकि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है जिसके द्वारा अग्नाशयी रस बहिस्त्राव के रूप में और अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल के द्वारा ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन अंतःस्रावी के रूप में स्रावित किए जाते हैं। यहाँ अग्नाशय रस के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का पाचन करने वाले सारे के सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इस कारण इसे हमें पूर्ण पाचक रस की संज्ञा देते हैं। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि आपको समझानी है विस्तृत रूप में, 3 चरणों में किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। फिर सांद्रण और तनुकरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन आपके कौन कौन से हैं, मूत्र के सांद्रण तथा तनुकरण के लिए कौन से हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। तो कुछ एक हार्मोनों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो एल्डोस्टेरोन याद रखना, एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या हो जाएगा, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग के द्वारा होता है, स्रावित होता है, और इसका कार्य क्या हो जाएगा, ये सोडियम पोटेशियम अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, ये सोडियम अवशोषण में सहायता करता है, सोडियम अवशोषण में ये क्या होता है, मददगार होता है। ऐसे में इस हार्मोन की कमी के कारण मूत्र से सोडियम का पुनः अवशोषण नहीं किया जा पाता, और इस पुनः अवशोषण नहीं होने की क्रिया के कारण क्या हो जाएगा, मूत्र में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम का अवशोषण करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो पोटेशियम की मात्रा मूत्र में बढ़ जाती है, जिसे हम एडिसन रोग के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अगला अपना जो हार्मोन है एडीएच, जिसे हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, अगला हार्मोन हो जाएगा एडीएच, वेसोप्रेसिन के नाम से इसे हम जानते हैं। और वेसोप्रेसिन ये अतिरिक्त जल को मूत्र से पुनः अवशोषित करने में सहायक होता है। ऐसे में यदि इस एडीएच की कमी हो जाए तो इंसुलिन का एक रोग हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज मेलिटस, और यहाँ एडीएच की कमी के कारण होगा डायबिटीज इंसुलिन, जिसे मूत्रलता के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसमें शरीर से निकलने वाले मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। अगला जो अपना हार्मोन हो जाएगा वो है पैराथार्मोन, और ये हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, और ये ग्लोमेरुलर निस्यन से कैल्शियम अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, थायरोक्सिन भी कुछ मात्रा में जल अवशोषण में सहायक होता है, तो ये अपने मूत्र के सांद्रण और तनुकरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन हो जाएंगे। एक बार से दोबारा सुनना आप। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन, जिसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड के नाम से जानते हैं, यह सोडियम पोटेशियम अवशोषण में सहायक होता है। फिर दूसरा है आपका एडीएच या वेसोप्रेसिन, जो कि जल के अवशोषण में सहायक होता है। पैराथार्मोन यह कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है, और थायरोक्सिन जल के अवशोषण में सहायक होता है। तो ये हो गए मूत्र के सांद्रण और तनुकरण को प्रभावित करने वाले हार्मोन। आमाशय में पाचन की क्रिया का आपको विस्तृत वर्णन करना है, तो पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज, जो भी घटक होते हैं आमाशय के अंदर, वो घटक किस प्रकार से कौन कौन से भोजन के घटकों का पाचन करते हैं, ये आपको समझाना है। और अंतिम इस यूनिट का अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑर्निथिन चक्कर क्या है। तो यकृत के अंदर यूरिया निर्माण के लिए जो साइकिल होता है, उस साइकिल का आपको वर्णन करना है, उस चक्र का आपको वर्णन करना है। तो ये इस प्रकार से अपने यूनिट फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आपको इस बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चर्चा शुरू करते हैं अपने यूनिट सेकंड के बारे में, कि सेकंड यूनिट में अपने कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिए, बात करें सेकंड यूनिट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आरएच कारकों के खोजकर्ता कौन है। सभी बच्चों को पता है कौन है भाई, कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर। और किसने की थी, रिसस वार्नर के अंदर आरएच कारकों की खोज की थी। फिर श्वसन वर्णक क्या होते हैं, तो शरीर में पाए जाने वाले ऐसे घटक जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होते हैं, इन्हें हम श्वसन वर्णक के नाम से जानते हैं। उदाहरण आपके हो जाएंगे हीमोग्लोबिन, रक्त में पाया जाने वाला एक श्वसन वर्णक होता है जो अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में धातु, ध्यान रखना, फेरस पाई जाती है, फेरिक मत कर देना। दूसरा है आपका हीमोसाइनिन, और इसमें धातु होती है कॉपर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे श्वसन वर्णों के अपने हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन। फिर आर की वैल्यू क्या है, आर क्यू वैल्यू को हम श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं, श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा याद रखना कि श्वसन क्रिया के दौरान अपन कौन सी गैस छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान अपन छोड़ते हैं CO2, और श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं O2। इस CO2 तथा O2 का जो अनुपात है, इसको ही अपन श्वसन गुणांक मान या RQ मान के नाम से जानते हैं। याद रखना सिंपल सा, आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए ये मान होता है 1, प्रोटीन के लिए यह मान होता है 1 से कम, कार्बनिक एसिड के लिए ये मान होता है 1 से अधिक, वसीय घटकों के लिए 1 से अधिक ये मान होता है। अनंत जो मान होता है वो होता है अवायवीय श्वसन के लिए। ठीक है, तो CO2 और O2 का अनुपात क्या कहलाएगा, RQ मान। अगला अपना क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं, हृदय चक्र किसे कहते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, हृदय स्पंदन की क्रिया के दौरान
एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल को पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे हम कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। सामान्यतः इसकी अवधि होती है 0.8 सेकंड। अर्थात हृदय के अंदर एक संकुचन तथा एक प्रसार की घटना को सम्मिलित रूप से अपन हृदय चक्र के नाम से, एक सिस्टोल व एक डायस्टोल को सम्मिलित रूप से अपन हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर विटाल कैपेसिटी या जैव क्षमता किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, विटाल कैपेसिटी या जैव क्षमता का मान बहुत बार पूछ लेता है ये। तो फुफ्फुस के द्वारा जो मैक्सिमम कितनी मात्रा में अपने प्रयत्न के द्वारा अपन O2 और CO2 का परिवहन कर सकते हैं, कितनी वायु को अपने प्रयत्न के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है, कितनी वायु को अपने प्रयत्न के द्वारा अंदर लिया जाता है, इसका मान ही क्या कहलाता है? जैव क्षमता के नाम से इसे हम जानते हैं। और इसका मान होता है सामान्यतः 4500 ml। फिर अपने टाइडल वॉल्यूम के नाम से इसे हम जानते हैं टीवी। ज्वारीय आयतन भी इसे हम कहते हैं। सामान्य शांत अवस्था में, बिल्कुल शांत बैठे हुए अपने, न तो किसी प्रकार का प्रेशर है न किसी प्रकार की अपने अन्य एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल शांत सामान्य अवस्था में, विश्राम अवस्था में बैठे हुए, ऐसे में अपने फुफ्फुस के द्वारा एक निःश्वासन और एक उत्श्वासन के दौरान कितनी हवा को अंदर लिया जाता है, कितनी हवा को बाहर छोड़ा जाता है, इसे ही हम क्या कह देंगे? ज्वारीय आयतन के नाम से जानते हैं। और इसका मान आप याद रखना 500 ml इसका मान होता है। तो विश्राम अवस्था में फुफ्फुस के द्वारा छोड़ी जाने वाली तथा ग्रहण की जाने वाली वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। अगला है आपका एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हम हृदय शूल के नाम से जानते हैं, किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना भाई, एंजाइन जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस है, ये यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यदि हृदय में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपने छाती, कंधे तथा शरीर के विभिन्न भागों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कह देंगे? हृदय शूल के नाम से, एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है हेल्डेन प्रभाव से क्या आशय है? तो देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र होता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऐसे में जो घटक बनता है इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा याद रखना है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई ऑक्सीजन अलग होगी, क्योंकि अब CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना है, ऐसे में वो ऑक्सीजन को अलग कराएगा। इस घटना को ही अपन क्या कह देंगे? हेल्डेन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अर्थात CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण O2 का अलग होना हेल्डेन प्रभाव है, या इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर क्लोराइड विस्थापन किसे कहते हैं? इसे हम हेम्बर्गर घटना के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा याद रखना है आपको, RBC है और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। RBC से प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयनों का आना, बाइकार्बोनेट आयनों का आना और प्लाज्मा से RBC में क्लोराइड आयनों का जाना। सिंपल सी दिशा याद रखनी है, RBC से रक्त कणिकाणु से प्लाज्मा की तरफ बाइकार्बोनेट का आना और प्लाज्मा से क्लोराइड आयनों का RBC में जाना क्या कहलाता है? क्लोराइड विस्थापन कहलाता है। ठीक है। फिर आपको रक्त स्कंदन की क्रिया विधि का वर्णन करना है। 3 चरणों में रक्त स्कंदन की क्रिया होती है आपकी, तो ये पूरा का पूरा किस प्रकार से अपने उत्तकों और कोशिकाओं के टूटने के पश्चात उत्कीय कारक मुक्त होते हैं, फिर रक्त स्कंदक कारकों की सहायता से किस प्रकार से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और किस प्रकार से फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन रेशों का जाल बनता है, पूरा का पूरा आपको वर्णन करना है। बड़े वाला क्वेश्चन है। हीमोफीलिया रोग क्या है? ये भी आपका बड़े वाला क्वेश्चन है, जिसके दौरान रक्त का थक्का चोट लगने के पश्चात नहीं बन पाता। फिर ऑक्सी वियोजन वक्र क्या है? सिंपल सा याद रखना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटना शुरू हो जाती है। ध्यान देना, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 की मात्रा बढ़ने के पश्चात पुनः टूटना शुरू कर देती है। ठीक है। तो इस प्रकार से CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहलाता है। और इस कारण ये वक्र
टूटने के कारण दाईं तरफ खिसक जाता है, जिसे ये मेरिडियन प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर प्रभावित करने वाले कारक CO2 की मात्रा, O2 की मात्रा, या फिर अपने अन्य घटक तापमान किस प्रकार से, pH मान किस प्रकार से इसे प्रभावित करता है, वो आपको वर्णन करना है। सिंपल सा अगला, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं और यूनिवर्सल रिसिप्टर किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, सार्वत्रिक दाता के नाम से जिसे हम जानते हैं। और सार्वत्रिक ग्राही कौन सा हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल डोनर के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता और यूनिवर्सल रिसिप्टर के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता। तो ध्यान देना आप, यहाँ यूनिवर्सल रिसिप्टर जो होता है इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, जबकि सार्वत्रिक दाता के अंदर एंटीजन एब्सेंट होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगला है, रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा, रक्त में एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन होते हैं आरबीसी की सतह पर। ठीक है, और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। तो आपको स्थान ध्यान रखना है, एंटीजन आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर हाइपरटेंशन क्या है, अति तनाव क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाइपरटेंशन, अति तनाव होता क्या है, सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ठीक है, यहाँ 120 क्या है सिस्टोलिक दाब और 80 क्या हो जाएगा आपका डायस्टोलिक दाब हो जाएगा। संकुचन का दाब 120 और स्थिलन का दाब 80 हो जाएगा। ठीक है, यदि यह मान किसी कारण से बढ़कर 140/90 हो जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, अति तनाव के नाम से जानते हैं। अर्थात ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है, और सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाएगा, हाइपोटेंशन कहलाएगा। इसका मान होता है 110/70। सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है। तो ये आपकी यूनिट सेकंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं, अगली यूनिट अपनी है यूनिट थर्ड। देखिए, मेरा प्रयत्न है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये किसी भी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं पड़े और आप आसानी से यहाँ क्लासरूम के अंदर ही इनको तैयार कर लें। चलिए बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। पेशी संकुचन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सभी को पता है कौन सी होती है, सार्कोमियर होती है। अब क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार से भी ये पूछ लेता है कि सार्कोमियर क्या होती है, तो पेशीय संकुचन की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक, या हम यूं कहें कि कार्यकारी इकाई क्या कहलाती है, सार्कोमियर कहलाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका, पेशी उपास्थि और अस्थि में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है, मुख्य प्रोटीन का नाम पूछा है आपको। तो यहाँ ध्यान देना आप, पेशी के अंदर तो होती है कॉन्ड्रिन, पेशियों के अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, उपास्थियों के अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है, और अस्थियों के अंदर जो मुख्य प्रोटीन होती है वो होती है एक्टिन। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। इनको आप थोड़ा सा इस प्रकार से याद रखना कि अस्थि के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एक और नाम आपको याद रखना है, ओसिन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो अस्थि के अंदर ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक्टिन मायोसिन इसके दो प्रकार हैं जो कि संकुचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर पेशी के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको इनको इस प्रकार से याद रखना है कि अस्थि के अंदर आपकी जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, ओसिन होती है। ठीक है, और पेशियों के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो एक्टिन और मायोसिन होती है। दोबारा से इनको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर फीड कर लेना। मैं दोबारा से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ बात करें पेशियों की प्रोटीन की, तो दो प्रकार की होती है, एक्टिन और मायोसिन। और इनमें से ये पूछा जाता है कि संकुचनशील प्रोटीन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि मायोसिन को संकुचनशील प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपास्थि के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम कॉन्ड्रिन के नाम से जानते हैं, कॉन्ड्रिन के नाम से जानते हैं, और अस्थि में जो प्रोटीन होती है उसे हम ओसिन के नाम से जानते हैं। तीनों नाम यहाँ पे
आपको याद कर लेनी है, बाद में किसी प्रकार का संशय इसके अंदर न रहे। तो पेशियों के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है एक्टिन मायोसिन, उपास्थि के अंदर पाई जाने वाली होती है कॉन्ड्रिन, और अस्थि के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है आपकी ओसिन प्रोटीन। अगला अपना क्वेश्चन है कोर्टाई के अंग क्या है। तो सारे जानते हैं कि कोर्टाई के अंग क्या होते हैं। कर्ण के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की संरचना जो कि सुनने से संबंधित होती है, जिसे हम कोर्टाई के अंग के नाम से जानते हैं। तो आपको परिभाषा इस प्रकार से याद रखनी है कि आधारीय कला, कर्ण की जो आधारीय कला होती है, इस आधारीय कला के उपकलीय स्तर पर उपस्थित, उपकलीय स्तर पर उपस्थित जो उभार होता है उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिकीय कोशिकाओं का जो उभार होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर्टाई के अंग के नाम से जानते हैं। तो आपको इसी प्रकार से याद रखना कि आधारीय कला के उपक्रिय स्तर पर उपस्थित संवेदी अनुलंब उभार, अनुलंब उभार क्या कहलाता है, कोर्टाई का अंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग के अंदर याद रखना है। ठीक है, तो कोर्टाई के अंग का कार्य क्या होता है, ये सुनने से संबंधित होता है, और इस अंग पर स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया नामक संवेदी रोम पाए जाते हैं जो कि सुनने की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कोर्टाई का अंग आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इससे पिछले वाला जो अपने सेकंड जो यूनिट की थी उसमें आपको हेल्डेन प्रभाव बताया था। वो हेल्डेन प्रभाव क्या है, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण CO2 का अलग होना है भाई। O2 की अधिकता के कारण हीमोग्लोबिन से CO2 का अलग होना, हीमोग्लोबिन से CO2 का अलग होना, ये आपका हेल्डेन प्रभाव हो जाएगा, हेल्डेन प्रभाव। ठीक है, और CO2 की अधिकता से हीमोग्लोबिन से O2 का अलग होना, O2 का अलग होना, उल्टा बता दिया था, वो थोड़ा ध्यान कर लेना, करेक्शन कर लेना। CO2 की अधिकता से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 का अलग होना, ये बोर प्रभाव हो जाएगा, बोर प्रभाव हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र का एकदम सही से कि CO2 की मात्रा बढ़ने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहलाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि हेल्डेन प्रभाव क्या है, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण जो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होना क्या कहलाता है, हेल्डेन प्रभाव कहलाता है। अर्थात H2CO3 ये ऑक्सीजन की अधिकता के कारण टूट जाती है, किसमें, CO2 का अलग हो जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, CO2 अलग, तो ये आपका मूल रूप से क्या हो जाएगा, हेल्डेन प्रभाव हो जाएगा। तो इसको आप दिमाग के अंदर अच्छी तरह से फिट करते हुए रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका, टेंडन क्या है, टेंडन क्या है। तो पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला जो योजी ऊतक है वो कहलाता है टेंडन, और स्नायु या लिगामेंट से कहते हैं अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला, अर्थात बोन टू बोन, बोन्स को आपस में जोड़ने वाला जो तंतु होता है उसे तो हम स्नायु के नाम से, लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं, और मसल्स को बोन से जोड़ने वाला जो तंतु होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, टेंडन के नाम से जानते हैं। फिर सिनेप्स से कहते हैं एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के अंतिम भाग तथा दूसरी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स के प्रारंभिक भाग के बीच का स्थल क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का स्थल क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, सिनेप्स कहलाता है। टीटनस क्या है, पेशियों में विश्रांति के कारण होने वाली ऐंठन को अपन टीटनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पेशियों के अंदर विश्रांति के कारण या किसी प्रकार के सामान्य संकुचन न होने के कारण जो ऐंठन होती है उसे हम टीटनस के नाम से जानते हैं। फिर प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित प्रतिवर्त से क्या आशय है, प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित प्रतिवर्त, आपको सिंपल सा याद रखना है, प्रतिबंधित जिसमें कंडीशन हो, कंडीशनल रिफ्लेक्स के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, और अप्रतिबंधित जिसमें कोई कंडीशन न हो। ठीक है, सामान्य होने वाली क्रिया,
सामान्य होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? अप्रतिबंधित प्रतिवर्त कहलाएगी। ठीक है, सामान्य होने वाली क्रिया अप्रतिबंधित प्रतिवर्त कहलाएगी। जिस प्रकार से अपने किसी प्रकार की उद्दीपन के प्रति अपनी स्वाभाविक जो अनुक्रिया होती है उसे हम अप्रतिबंधित प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। तेज प्रकाश में जाने से अचानक से आंखों का बंद होना, अंधेरे में जाने पर थोड़ा आंखों का फैल जाना, इस प्रकार की जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसे हम अप्रतिबंधित के नाम से जानते हैं। और पिन चुभोने पर पैर का उस स्थल से हटाना, कई बार जो विद्यार्थी बैठे होते हैं तो खुरापाती जो उत्पाद होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे वाले बच्चे को परेशान करते हैं, ऐसे में वो बच्चा आगे हट जाता है, तो वो हटने की जो घटना है उसे हम प्रतिबंधित प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। अगला आपका पेशीय विश्रांति क्या है? मसल्स फैटिग्यू क्या है? तो देखिए, पेशियों में होने वाली थकान, किसी भी कारण से अगर पेशियों में थकान आ जाए तो आवेगों का संचरण सही रूप से नहीं हो पाता, इसे हम पेशीय विश्रांति के नाम से जानते हैं। पेशीय संकुचन की क्रियाविधि का विस्तृत वर्णन आपको करना है, किस प्रकार से एक्टिन और मायोसिन तंतु का तंतु विसर्पण सिद्धांत पेशीय संकुचन की घटना को सुचारू रूप से संपन्न करता है, इसका पूरा वर्णन आपको करना है। देखने की फिजियोलॉजी, आयोडोप्सिन रोडोप्सिन का किस प्रकार से एक दूसरे के अंदर विघटन होता है, ये पूरा वर्णन आपको करना है। दर्द व दाबग्राही क्या है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। तो देखिए, दर्दग्राही को अपने प्लेन रिसीप्टर के नाम से जानते हैं, प्लेन रिसीप्टर के नाम से जानते हैं। तापग्राही को अपने थर्मो रिसीप्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो आपका दाब व स्पर्शग्राही होता है, स्पर्शग्राही को अपने टैक्टाइल रिसीप्टर के नाम से जानते हैं, और दाबग्राही को थिग्मो रिसीप्टर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्वचा में पाए जाने वाले ऐसे पार्ट जो बाह्य उद्दीपनों के स्पर्श ताप दाब की संवेदनाओं को ग्रहण करने, इन्हें हम रिसीप्टर के नाम से जानते हैं। फिर आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बनाना है, और आंख का नानों की चित्र बनाना है। ये बड़े वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। और एक छोटा क्वेश्चन अपने न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो ध्यान रखना भाई, तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, स्पेशली तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, इन हार्मोनों को अपन न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ह्यूमर के नाम से जानते हैं। कई बार वो क्या कह देता है, इस न्यूरो ह्यूमर के एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि इस न्यूरो ह्यूमर में कौन कौन से घटक आते हैं, इनको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले तो परिभाषा देखिए, तंत्रिका कोशिका के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल इनके अच्छी तरह से आप याद रख लेना, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। अगला जो एग्जाम्पल है वो एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। फिर नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। ये सारे के सारे न्यूरो ट्रांसमीटर के अंतर्गत आते हैं। और एक है सबसे महत्वपूर्ण गाबा, गाबा का कई बार पूरा नाम पूछ लेता है वो, तो गाबा क्या है, आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है। गाबा क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके प्रमुख न्यूरो ट्रांसमीटर हो जाएंगे। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के जो न्यूरोट्रांसमीटर पूछ लिया जाए तो डोपामिन और सीरोटोनिन मुख्य इसके अंतर्गत आते हैं। डोपामिन, सीरोटोनिन, तनाव को दूर करने में ये दोनों हार्मोन सहायक होते हैं, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 यूनिट अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज की कंप्लीट हो चुकी है। बात करें चौथी यूनिट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि MAB क्या है, तो इसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी अर्थात एक ही क्लोन के द्वारा जो एंटीबॉडी तैयार की जाती है उसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। फिर हाइब्रिडोमा से क्या से है, तो हाइब्रिड का अर्थ अपन सारे जानते हैं कि संकर के नाम से जानते हैं, संकरण के नाम से इसे हम जानते हैं। तो अगर दो जीवों की
घटकों के द्वारा जो एंटीबॉडी तैयार की जाए तो इसे हम हाइब्रिडोमा टेक्निक के नाम से जानते हैं। अर्थात दो अलग अलग जीवों के घटकों के द्वारा उनको परस्पर मिलाते हुए उनके द्वारा जो एंटीबॉडी तैयार की जाए और फिर उसके क्लोन तैयार की जाए तो इसे हम हाइब्रिडोमा कहते हैं। फिर अगला है अपना एपिटोप क्या होता है, तो ध्यान देना, एंटीजन की सतह पर पाया जाने वाला, एंटीजन की सतह पर उपस्थित स्थल जिससे एंटीबॉडी जुड़ता है। देखिए एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं तो वो पूरी बॉडी के द्वारा नहीं जुड़ते, कुछ एक स्थल होता है जो कि एंटीजन पर पाया जाता है और वो स्थल जिसकी सहायता से एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ती है इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम एपिटोप के नाम से जानते हैं। सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है कि एंटीजन के वे स्थल जिनके द्वारा एंटीबॉडी जुड़ी होती है इन्हें हम एपिटोप या एंटीजन निर्धारक स्थल के नाम से जानते हैं, एंटीजन निर्धारक स्थल के नाम से जानते हैं। तो ये आपके एपिटोप की परिभाषा हो जाएगी। देखिए एंटीबॉडी का वह भाग जिससे एंटीजन क्रिया करता है उसे पैराटोप के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। एंटीजन का स्थल तो क्या कहलाएगा, एपिटोप कहलाएगा, और एंटीबॉडी का वह स्थल जो एंटीजन से क्रिया करता है उसे हम पैराटोप के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है इंटरफेरोन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायरस संक्रमण के प्रति जब शरीर पर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरस संक्रमण के प्रति शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है, वायरस संक्रमण के प्रति शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है उसे हम इंटरफेरोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम इंटरफेरोन कहते हैं। तो वायरस के द्वारा संक्रमित कोशिका के द्वारा बनने वाली एंटीबॉडी क्या कहलाएगी, इंटरफेरोन कहलाएगी। अगला वैक्सीन या टीका क्या है, तो ये देखिए रोग कारक के दुर्बल अंश, रोग कारक के दुर्बल अंश जो एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं इसे हम वैक्सीन या टीके के नाम से जानते हैं। फिर आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी और कोशिका माध्यित इम्यूनिटी में अंतर। तो देखिए यदि एंटीबॉडी निर्माण की क्रिया के द्वारा, एंटीबॉडी निर्माण की क्रिया के द्वारा शरीर प्रतिरक्षा प्राप्त कर रहा है तो इसे हम एचएमआई ह्यूमरल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, इम्यूरल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। और अगर कोई कोशिका सीधे ही एंटीजन पर आक्रमण करके उसे समाप्त करिए तो उसे हम सीएमआई के नाम से, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर टॉक्सिन्स किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, टॉक्सिन्स किसे कहते हैं, टॉक्सिन्स क्या है, तो ध्यान देना भाई, टॉक्सिन्स ऐसे घटक है जो रोग कारकों के द्वारा शरीर में रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो शरीर में रोग उत्पन्न करने में सहायक घटक जो कि रोग कारकों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं इसे हम टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। परिभाषा क्या देंगे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो पोषक में रोग उत्पन्न करते, रोग उत्पन्न करें, क्या कहलाते हैं, टॉक्सिन्स कहलाते हैं। ठीक है, जब अपने शरीर पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आक्रमण कर देता है तो अपने शरीर के अंदर पहुंचकर कुछ एक घटक बनाता है, कुछ एक पदार्थ बनाता है जो कि अपने शरीर को रोगग्रस्त करने की क्षमता रखते हैं। इन घटकों को ये अपने टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। जहरीले पदार्थ, हानिकारक पदार्थ होते हैं। फिर दूध के अंदर, माता के दूध के अंदर कौन सी प्रतिरक्षी होती है, तो आपको ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि पार्ट ए के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, माता के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी होती है, आपको याद रखना है। माता के दूध के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए प्रतिरक्षी होती है जो कि स्वाभाविक रूप से शिशु को माता के द्वारा प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि माता के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो इम्यूनोग्लोबिन ए माता के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी होती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती, प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती, करने वाली तो सारी आ जाएगी। ठीक है, पार नहीं कर पाती और कर पाती है, दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो
एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है वो कौन सी है? देखिए एंटीबॉडी के प्रकार होते हैं 5। इन 5 में से एक एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है और 4 एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती। आपको नाम बताना है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी जो है, IgG जो है, ये प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा को पार करके अगर हम IgG का इंजेक्शन देंगे तो वो माता के गर्भाशय में पल रहे शिशु तक प्लेसेंटा को पार करते हुए पहुंच जाएगा। एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता रखती है। ठीक है, दूध के अंदर, आंसू के अंदर, लार के अंदर आपका इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो IgE होती है ये एलर्जी के दौरान संख्या बढ़ा लेती है। IgE एलर्जी के दौरान अपनी संख्या को क्या कर लेती है? बढ़ा लेती है। IgM जो है इसकी जो पंचलक पाई जाती है, 5 भुजाएं पाई जाती है। IgM इसकी 5 भुजाओं युक्त ये क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। और ये आपकी महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज हैं जो कि आपको अगले इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षी के प्रकार में वर्णन करना है। 5वीं होती है आपकी IgD इम्यूनोग्लोबिन डी। तो इन 5 प्रकार की इम्यूनोलॉजी का आपको वर्णन करना है बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत और इनकी संरचना को समझाना है। अगला अपना क्वेश्चन है सहज व अर्जित इनेट और रिक्वायर्ड इम्यूनिटी से क्या तात्पर्य? देखिए ऐसी इम्यूनिटी जो अपने सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रही है, इसे हम सहज प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं। और ऐसी प्रतिरक्षी जो वैक्सीन के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, इसे हम अर्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, सहज और अर्जित में क्या अंतर है। तो अब हम कोरोना का वैक्सीनेशन जो करवा रहे हैं वो क्या होगी? अर्जित प्रतिरक्षी होगी, जिसमें अपना शरीर क्या कर रहा है? उस कोरोना वायरस के प्रति बाहरी घटक या वैक्सीन के प्रभाव के द्वारा एंटीबॉडी पैदा कर रहा है। सहज प्रतिरक्षा में स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं चलती है, जिसके अंदर शरीर की प्रतिरक्षा की जाती है, इसे हम सहज प्रतिरक्षी कहते हैं। एक होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। तो ये भी आपको ध्यान रखना, निष्क्रिय जो प्रतिरक्षी होती हैं, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है या फिर सांप काटने का इंजेक्शन जो दिया जाता है, ये क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षी होती है। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या दिया जाता है? डायरेक्टली शरीर को इंजेक्शन के द्वारा एंटीबॉडी दिया जाता है, जबकि सक्रिय के अंदर क्या दिया जाता है? एंटीजन दिया जाता है। और ये एंटीजन क्या करेगा? अपने शरीर के अंदर बी लिम्फोसाइट सेल को प्रेरित करेगा। टी सेल इस क्रिया में सहायक होती है और ये बी सेल क्या बना देगी? बी सेल क्या बना देगी? एंटीबॉडी बना देगी। तो अगर शरीर एंटीबॉडी बना रहा है तो सक्रिय प्रतिरक्षा, और बाहर से एंटीबॉडी देकर अपन सुरक्षा कर रहे हैं तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आज के इस सेशन की अपनी अंतिम यूनिट की तरफ अपन बढ़ते हैं। इंटरल्यूकिन क्या है? क्वेश्चन है अपना, इंटरल्यूकिन क्या है? तो देखिए परिभाषा क्या देंगे इंटरल्यूकिन की? ल्यूकोसाइट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न, ल्यूकोसाइट सेल से उत्पन्न ग्लूकोप्रोटीन क्या कहलाती है? इंटरल्यूकिन कहलाती है। ल्यूकोसाइट सेल से प्राप्त जो प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है या साइटोकाइनिन होती है, उत्पन्न साइटोकाइनिन या ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसे हम इंटरल्यूकिन के नाम से जानते हैं। अगला अपने क्वेश्चन है कि टी सेल का परिपक्वन कहाँ होता है? तो सारे जानते हैं कि टी सेल का परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस में होता है, इसी कारण इसे हम टी सेल के नाम से जानते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है बी सेल और टी सेल। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाने में सहायक होती है, टी सेल इसकी सहायता करती है। और टी सेल में एक किलर सेल भी होती है जो कि डायरेक्टली CMI के द्वारा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा उस रोगाणु रोग कारक को समाप्त करने की क्षमता रखती है। फिर आपका मेमोरी सेल क्या होता है? स्मृति कोशिका क्या होता है? देखिए शरीर पर प्रथम बार किसी रोग कारक ने आक्रमण किया, उसके खिलाफ लिम्फोसाइट ने क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी। इस बनने वाली एंटीबॉडी की सूचना को संचित करने वाली कोशिका जो होती है, इसे हम स्मृति कोशिका के नाम से जानते हैं। देखिए अगर शरीर को कोई एक डिजीज एक बार आक्रमण कर देता है, रोग कारक शरीर के अंदर आ जाता है, उसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, तो अगली बार यदि वही रोग कारक आक्रमण करे तो तुरंत से पहले से संचित स्मृति का उपयोग करते हुए उस रोग कारक को समाप्त कर दिया जाता है। तो
द्वितीय प्रतिरक्षी जो क्रिया है इसके लिए मेमोरी सेल उत्तरदायी होती है। ये प्राथमिक की तुलना में तेजी से संपन्न होती है। यही कारण होते हैं कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो टीकाकरण के पश्चात नहीं हो पाते, क्योंकि पहले से समृद्धि सेल के अंदर हमने उसके एंटीबॉडी की समृद्धि को अस्थायी कर रखा है। इसलिए फ्यूचर में जब भी रोग कारक आक्रमण करेंगे तो वो तुरंत उसे समाप्त कर दिया जाता है। मानव में लसिका अंगों के एग्जाम्पल आपसे पूछे हैं तो ध्यान रखना भाई, एक तो होता है थाइमस, फिर लसिका गांठें, लसिका गांठें जिसे हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। तो इस शरीर के अंदर कुछ एक प्रमुख लसिका उत्पादन करने वाले अंग हो जाएंगे और लसिका का कार्य क्या हो जाएगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। लसिका प्रतिरक्षी क्रियाओं में सहायक होती है, प्रतिरक्षी क्रियाएं अपने को प्रदान करती है। फिर मैक्रोफेज क्या होती है, भक्षकाणु कोशिका क्या होती है। देखिए यहाँ पर अपने एक तो होता है माइक्रोफेज और एक होता है मैक्रोफेज। आपको पूछ लिया यहाँ भक्षकाणु कोशिकाएं क्या होती है, तो ऐसे कोशिकाएं जो रोगाणु को समाप्त करती है क्या कहलाती है, अपने भक्षकाणु कोशिका के नाम से जानती है। तो ध्यान रखना यहाँ माइक्रोफेज अगर पूछ लिया जाए, छोटा भक्षकाणु पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अपना न्यूट्रोफिल्स। और मैक्रोफेज पूछ लिया जाए, वृत्त भक्षकाणु पूछ लिया जाए, मैक्रोफेज पूछ लिया जाए तो अपना आंसर चला जाएगा मोनोसाइट सेल की तरफ। ऐसी कोशिकाएं जो रोगाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर देती है उसे हम भक्षकाणु के नाम से जानते हैं। एग्लूटिनेशन क्या है, समूहन क्या होता है। देखिए जब विपरीत ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को मिलाया जाता है तो उन ब्लड ग्रुप के मध्य गुच्छन हो जाता है, वो ब्लड ग्रुप धागे रूपी संरचना के रूप में बदल जाता है, जिसे हम एग्लूटेशन या समूहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर टी किलर सेल क्या है, तो ऐसी कोशिकाएं जो किसी रोग कारक की तरफ बढ़कर तुरंत उस रोग कारक पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर देती है, उसे हम मारक कोशिका या टी किलर सेल के नाम से जानते हैं। फिर आपका दोबारा से आ गया एचएमआई और सीएमआई में क्या अंतर है। तो अगर एंटीबॉडी के द्वारा शरीर प्रतिरक्षा प्राप्त कर रहा है तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे ह्यूमरल प्रतिरक्षा, जिसके दौरान शरीर पर रोगाणु आक्रमण करता है और आक्रमण करने के पश्चात बी सेल तुरंत एक्टिव हो जाती है, टी सेल इस सूचना को प्रदान करती है बी सेल को, और बी सहायक कोशिका क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। फिर वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ जुड़कर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के दौरान उस एंटीजन को समाप्त कर देती है। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे ह्यूमरल प्रतिरक्षा या तरल प्रतिरक्षा। क्यों, क्योंकि यहाँ बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बना रही है वो एंटीबॉडी रक्त के माध्यम से, तरल के माध्यम से एंटीबॉडी तक, एंटीजन तक पहुंच रही है, जा रही है, तरल के द्वारा प्रसार होने के कारण इसे हम क्या कह देंगे, तरल प्रतिरक्षा के नाम से, ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। फिर अपना सीएमआई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के नाम से इसे हम जानते हैं। कुछ कोशिकाएं जैसे अभी हमने चर्चा की टी किलर सेल की, या फिर शरीर के अंदर पाई जाने वाली भक्षकाणु जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं सीधे ही एंटीजन तक पहुंच जाती है और तुरंत एंटीजन को उसके साथ जुड़कर समाप्त कर देती है। इस कारण इन्हें हम क्या कह देंगे, इन्हें हम मारक कोशिकाओं के नाम से, भक्षकाणु सेल के नाम से जानते हैं। लीवर के अंदर, यकृत के अंदर ये जो भक्षकाणु कोशिकाएं ये अधिक संख्या में प्रेजेंट होती है, तो इनकी द्वारा जो प्रतिरक्षा क्रिया हो रही है इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कोशिका के द्वारा होने वाली क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ प्राकृतिक जो मारक कोशिकाएं होती हैं, प्राकृतिक मारक जो कोशिकाएं होती है ये साइटोटॉक्सिन उत्पन्न करती है, साइटोटॉक्सिन उत्पन्न करती है, और ये साइटोटॉक्सिन क्या कर देता है, एंटीजन पर क्रिया करके उसे समाप्त कर देता है, एंटीजन को समाप्त कर देता है। तो इस घटना को हमने CMI के नाम से जानते हैं। ये आपका विस्तृत वर्णन भी है, तो यहाँ आपको विस्तृत इनकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। और इस पेपर का आज का अपना एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो है वो है एड्स पर आपको निबंध लिखना है, कारण, फिर HIV वायरस की संरचना, फिर AZT किसके लिए काम में आती है, एड्स की दवाई के रूप में काम में ली जाती है, फिर इसका जो परीक्षण है एलिसा टेस्ट पहचान के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो एड्स की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इन सभी का वर्णन आपको बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत करना है। तो ये थी आपकी जूलॉजी की एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी बुक। तो
आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, अच्छी तरह से आपने समझे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे, और इन क्वेश्चंस की सहायता से आप बेहतरीन स्कोर एक एग्जाम के अंदर खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, अपने एक तो दिमाग के अंदर बोझिलता नहीं रखनी है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कम से कम 2-3 बार अगर शांतिचित माइंड से इस वीडियो को भी देख लोगे तो आपकी पूरी की पूरी एनिमल फिजियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी रिवाइज हो जाती है। तो आप अच्छी तरह से अवलोकन कीजिएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर छोड़िएगा। तमाम विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पेपर अच्छे हो और आप बेहतरीन स्कोर प्राप्त करो। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसके अलावा अपने बीएससी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सूचना ये है कि यूट्यूब चैनल DRR बायोलॉजी जो आपका है, इस यूट्यूब चैनल पर आपकी संपूर्ण जूलॉजी बॉटनी की विषय वस्तु को समाहित कर दिया है, अपलोड कर दिया है मैंने। तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका अध्ययन कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम से संबंधित भी 30 महत्वपूर्ण साइंस क्विज के नाम से, जनरल साइंस के नाम से वीडियो अपलोडेड है, जिसमें अपने टॉपिक वाइज, यहाँ प्रतिरक्षी का टॉपिक भी वहाँ पे आपको मिलेगा, और पार्ट ए और बी जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आता है उस पार्ट को पूरी तरह से वो टॉपिक वहाँ से कवर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप वो प्लेलिस्ट में जाकर जनरल साइंस और साइंस क्विज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें उपस्थित वीडियो को अपने टॉपिक वाइज देख सकते हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव रूप में अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तमाम बच्चों को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।